सामुता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देख कबीरा रोया आचार्य रजनीश द्वारा लिखित पुस्तक प्रवचनों की श्रृंखला में प्रवचन तीसरा, जिसका शीर्षक है एक और असहमति। मेरे प्रिय आत्मन, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और न ही मैंने अपने किसी पिछले जन्म में ऐसे कोई पाप किए हैं कि मुझे राजनीतिज्ञ होना पड़े। इसलिए राजनीतिज्ञ मुझसे परेशान न हो, चिंतित न हो, उन्हें घबराने की और भयभीत होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उनका प्रतियोगी नहीं हूँ, इसलिए अकारण मुझ पर रोष भी प्रकट करने में शक्ति जाया न करे। लेकिन एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ, हजारों वर्षों तक भारत के धार्मिक व्यक्ति ने जीवन के प्रति एक उपेक्षा का भाव ग्रहण किया था। गांधी ने भारत की धार्मिक परंपरा में उस उपेक्षा के भाव को आमूल तोड़ दिया है। गांधी के बाद भारत का धार्मिक व्यक्ति जीवन के और पहलुओं के प्रति उपेक्षा नहीं कर सकता है। गांधी के पहले तो यह कल्पनातीत था कि कोई धार्मिक व्यक्ति जीवन के मसलों पर, चाहे वह राजनीति हो, चाहे अर्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे सेक्स हो, इन सारी चीज़ों पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण दे। धार्मिक आदमी का काम था सदा से जीवन जीना, सिखाना नहीं, जीवन से मुक्त होने का रास्ता बताना। धार्मिक आदमी का स्पष्ट कार्य था लोगों को मोक्ष की दिशा में गतिमान करना। लोग किस भांति आवागमन से मुक्त हो सके, वही धार्मिक दृष्टि की उपदेशना थी। इस उपदेश का घातक परिणाम भारत को झेलना पड़ा। मोक्ष है इस जीवन के बाद और जीवन भी है, लेकिन ये जीवन भी है और ये जीवन आने वाले जीवनों से जुड़ी हुई अनिवार्य कड़ी है। जो इस जीवन की उपेक्षा करता है वह आने वाले जीवन के लिए नींव नहीं रखता, वह आने वाले जीवन को भी नष्ट करने का आरंभ करता है। इस जीवन के प्रति उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। धर्म अब तक उपेक्षा किया गया था, अब धर्म उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की उपेक्षा इनडिफरेंसेस का परिणाम हुआ कि सारी पृथ्वी अधार्मिक हो गई। ये सारी पृथ्वी के अधार्मिक हो जाने में अधार्मिक लोगों का हाथ नहीं है, इसमें उन धार्मिक लोगों की उपेक्षा है जो जीवन के प्रति पीठ करके खड़े हो गई। अब आने वाले भविष्य में धार्मिक व्यक्ति अगर जीवन के प्रति पीठ करता है तो उस व्यक्ति को हम पूरे अर्थों में धार्मिक नहीं कह पाएंगे। गांधी के बाद भारत में एक नया युग आरंभ होता है। वह नया युग है धर्म के जीवन के प्रति रस लगेगा। जीवन के समस्त पहलुओं पर धर्म भी अपना निर्णय देगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति सक्रिय राजनीति में खड़े हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि धार्मिक व्यक्ति राजनीति के प्रति उपेक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति पूरे जीवन को प्रभावित करती है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आंखें रहते देश को रोज अंधकार में जाते हुए देखना भी असंभव है। उतनी कठोरता, उतनी धार्मिक आदमी की कठोरता और पथरीलापन मैं नहीं जुटा पाता हूँ। देश रोज रोज प्रतिदिन नीचे उतर रहा है, उसकी सारी नैतिकता खो रही, उसके जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, जो भी सत्य है, वह सभी कलुषित हुआ जा रहा है। इसके पीछे जानना और समझना जरूरी है कि कौन सी घटना काम कर रही है। चूंकि मैंने कहा कि गांधी के बाद एक नया युग है, इसलिए गांधी से ही विचार करना जरूरी है। गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन गांधी के आसपास जो लोग इकट्ठे हुए धार्मिक नहीं थे। इससे हिंदुस्तान के भाग्य के लिए खतरा पैदा हो गया। गांधी राजनीतिज्ञ नहीं थे, गांधी के लिए राजनीति आपदा धर्म थी, इमरजेंसी थी। गांधी का मूल व्यक्तित्व धार्मिकता मजबूरी थी कि वे राजनीति में खड़े थे, लेकिन उस राजनीति में उन प्राणों की राजनीति कहीं भी छू नहीं सकी थी। उससे वैसे ही दूर जैसे कमल पानी से दूर होता होगा। लेकिन उनके आसपास जो लोग इकट्ठे थे वे राजनीतिज्ञ थे, वे धार्मिक लोग नहीं थे। राजनीति उनका प्राण थी। गांधी के साथ रहने की वजह से धर्म और नीति उनका आपदा धर्म बन गई। उनके लिए नैतिकता मजबूरी थी। गांधी के साथ चलना हो तो नैतिकता मजबूरी उन्हें ढोनी पड़ी। गांधी के लिए राजनीति मजबूरी थी। फिर जैसे ही सत्ता आई, एक क्रांतिकारी उलटफेर हो गई। सत्ता आते ही गांधी का जो आपद धर्म था राजनीति विलीन हो गई। गांधी शुद्ध नैतिक व्यक्ति रह गए और उनके अनुयायियों जो आपद धर्म था वह नीति विलीन हो गया। वे शुद्ध राजनीतिज्ञ रह गए। सत्ता के आते ही गांधी शुद्ध नैतिक व्यक्ति रह गए और उनके अनुयायी शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हो गए। दोनों के बीच जमीन आसमान का फासला हो गया। एक इतनी बड़ी खाई हो गई जो आज़ादी के पहले कभी नहीं थी। आज़ादी के पहले गांधी और गांधी के अनुयायी के बीच खाई बहुत कम थी। झूठी सही, लेकिन नैतिकता की एक परत तो थी। झूठी से गांधी के आसपास राजनीति का एक आवरण था। इन दोनों के कारण बीच में एक सेतु था, एक संबंध था। सत्ता आने पर ये सेतु टूट गया और ये सेतु टूट जाना गांधी को भी दिखाई पड़ गया।
गांधी ने कहा, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, उसे लोक सेवक दल में परिवर्तित हो जाना चाहिए, क्योंकि गांधी की पैनी आंखों को दिखाई पड़ना कठिन नहीं हुआ था कि राजनीति संस्थान खड़ा रह जाएगा, ये मुल्क को नरक की यात्रा करा देगा। 20 साल में उसके नरक की यात्रा करा दी, और गांधी ये भी दिखाई पड़ गया कि एक खोटा सिक्का हो गया हूँ, मेरी कोई बात अब सुनता नहीं है। गांधी जिसकी आवाज़ हम 40 वर्षों में सुनते थे, अचानक सत्ता रूपांतर हो जाने पर, सत्ता हस्तांतरित हो जाने पर अनुभव करने लगा, मेरी कोई आवाज़ नहीं, मैं खोटा सिक्का हो गया। गोडसे के ऊपर गांधी को मारने का अपराध छोटा है इस अपराध के मुकाबले कि गांधी जिनके साथ लड़े और जिनके लिए लड़े, जीत हो जाने पर गांधी को ये कहना पड़ा कि उनके लिए मैं खोटा सिक्का हो गया, मेरी अब कोई सुनता नहीं, अब बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं। गोडसे ने जो गोली मारी वह तो पर शायद और गांधी को इससे सुंदर मृत्यु मिल भी नहीं सकती थी, लेकिन गांधी के पीछे चलने वाले लोगों ने गांधी को जिस बुरी तरह से निराश और हताश किया वह आश्चर्यजनक है। वे भली भांति जानते गांधी की आलोचना शीघ्र ही गांधीवादियों की आलोचना बन जाएगी, इसीलिए गांधी की आलोचना मत करो ताकि गांधी के पीछे वो छिपे रहें। गांधी की आड़ में एक खेल चल रहा है देश में, इस खेल को गांधी पर आलोचना और विचार किए बिना नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए गांधीवादी एकदम भयभीत हो उठा। मैंने थोड़ी सी बात कही और महीने भर में इधर से उधर लौटा, पत्रों में, चर्चाओं में, घर में, गांव में एक ही बात है। उसका कारण है, स्पष्ट कारण है, गांधी पर आलोचना अंततः गांधीवादी की आलोचना बन जाएगी, और गांधी तो आलोचना के बाद और निखर जाएगा। गांधी जैसे सच्चे आदमी को खतरे का कोई सवाल नहीं, खतरा आलोचना से सदा झूठे आदमियों को होता है। गांधी के साथ जो लोग थे आज़ादी की लड़ाई में धीरे धीरे बिगड़ कर अलग होते चले गए, नई शक्लें पीछे से आनी शुरू हो गई। गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सेना को उसने खड़ा किया वह इस तरह धोखेबाज साबित होगी। और उसमें एक भूल गांधी की थी, वह भूल समझ लेना जरूरी है, अन्यथा हम उस भूल को आगे दोहरा सकते हैं। वह भूल ये थी, गांधी ने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि जो लोग उनके आसपास इकट्ठे, उनके जीवन में कोई धार्मिक किरण उतरी है, उनके जीवन में कोई परमात्मा का स्पर्श है, उनके जीवन में सत्य की कोई गहराई आकांक्षा है, जीवन से आत्मा में जुड़ने का कोई मार्ग, कोई द्वार है, नहीं, इसकी फिक्र उन्होंने नहीं की। एक आचरण आत्मा से पैदा होता है, एक आचरण बाहर से थोपा जाता है। जो आचरण बाहर से थोपा जाता है, आचरण जब तक हाथ में शक्ति न हो तब तक टिक सकता है, शक्ति आते ही नष्ट हो जाता है। जो आचरण हम ऊपर से थोपते हैं, इम्पोज करते हैं, व्यक्ति अभिनय जो होता है ऊपर से थोपा हुआ जो होता है प्राणों तक गहरा नहीं होता, कपड़ों की तरह बाहर होता है, व्यक्ति तक साथ रहे जब तक उसके टूटने का प्रतिकूल अवसर नहीं मिले। नेकित नैतिक आदमी धार्मिक नहीं, सिर्फ नैतिक है। जिस आदमी को ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है उसके भीतर काम वासना मौजूद होगी, अन्यथा पालन किस चीज का करेगा। जिस आदमी को सत्य का पालन करना पड़ता है उसके भीतर झूठ की लहरें उठती हैं। संयम आदमी जिसे हम कहते हैं नैतिक आदमी को ऊपर कुछ होता है, भीतर ठीक उल्टा। धार्मिक मनुष्य भीतर से रूपांतरित मनुष्य, नैतिक मनुष्य बाहर से। इस देश के प्राणों को आगे विकसित करने के लिए नीति और धर्म का बुनियादी फासला हमें समझ लेना चाहिए। अगर भारत को सच में सत्य को, समानता, स्वतंत्रता, एक समाज और एक देश निर्मित करना है तो हमें जान लेना जरूरी है कि हिंदुस्तान में जिनके हाथ में सत्ता जानी हो उन लोगों का आमूल व्यक्तिगत रूपांतर दिशा में कुछ काम होना जरूरी है। गांधी वे काम कर सकते थे, शायद गांधी को ख्याल नहीं आ सका, उन्होंने केवल नैतिक शिक्षा दी। मैं कल्पना करता हूँ कि इस देश को एक ऐसी पार्टी की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, एक ऐसे बड़े आंदोलन जो आंदोलन ध्यान और समाधि के मार्ग सत्ता के द्वार तक पहुँचता हो। भारत की कल्पना बहुत पुरानी है, ऐसे ही बहुत बार यूनान में प्लेटो ने कल्पना की थी कब ऐसा समय होगा कि दार्शनिक राज्य कर सकेंगे। गांधी के साथ आशा बंधी थी कि शायद दुनिया में पहली बार दार्शनिक राज्य भारत में आएगा, लेकिन गांधी के पीछे आने वाले लोगों ने सारी आशा पर पानी फेर दिया। मैं सुनता हूँ कोई मुझे कहता है था कि अमेरिका में कुछ मन वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, उन्होंने अध्ययन किया कि जो लोग एक पति अपने जीवन में अगर 8 स्त्रियों को तलाक दे देता है या एक पत्नी अपने जीवन में 8 पतियों को तलाक देकर बदलती है तो हर बार उसे पहले से बेहतर पति या पत्नी मिलती है या नहीं। अध्ययन से अजीब नतीजे पहुंचे, इस नतीजे पहुंचे कि जो पति पहली पत्नी की खोज कर लाता है 2 साल बाद उसे तलाक देता है, दूसरी स्त्री को लाता है 2 महीने बाद तलाक देता है, उसने फिर पहली जैसी स्त्री वापस खोज ली बेहतर की तलाश में। अगर हिंदुस्तान के समाज को कोई नर सृष्टि नया मार्ग देता हो तो हिंदुस्तान में लोग सत्ताधारियों को चुनते हैं, उनके मन का बदल जाना जरूरी, अन्यथा हम रोज पुराने जैसे लोग चुन लेंगे, फिर नए कपड़े होंगे, नई शक्लें होंगी, नया झंडा होगा, नए नारे होंगे, लेकिन हमने फिर वही आदमी चुन लिए जैसे पहले चुने थे। दो बातें ध्यान रखना जरूरी है, गांधी का नैतिक आंदोलन सफल नहीं हो सका, आज़ादी मिली लेकिन आज़ादी जिसे मांग कामना से मांगी गई वह सफल हो गई।
स्वतंत्रता मिली, उपलब्ध हुई, लेकिन स्वतंत्रता से हमने जो चाहा था, उस सपना देखा था, नहीं पूरा हुआ। हाँ, कुछ लोगों का सपना पूरा हुआ। अंग्रेज पूंजीपति के हाथ से सत्ता भारतीय पूंजीपति के हाथ में चली गई। भारतीय पूंजीपति का सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन भारतीय पूंजीपति भारत नहीं है। वो गांधी एक से पूंजीपति ने, अब दूसरे पूंजीपति पछताते होंगे, जब गांधी जिंदा था उन्हें सेवा क्यों न की। उनके एक शिष्य पूंजीपति ने, भारत जब आज़ाद हुआ तो मैंने सुना उनके पास संपत्ति 30 करोड़ की थी। 20 साल आज़ादी के बाद उनके पास संपत्ति 300 करोड़ की है। वो गांधी का अनुयायी था। 20 वर्षों में 300 करोड़, शास्त्रों में लिखा सत्संग का फल होता है। इससे सिद्ध होता है कि सत्संग का फल होता है। मुझे पहले शक था, होता था कि सत्संग से फल होता है कि नहीं, अब शक नहीं होता। 30 करोड़ रुपए से 300 करोड़ 20 वर्ष में, संभवतः दुनिया के इतिहास में किसी एक परिवार ने इतने थोड़े समय में इतना धन संग्रह नहीं किया होगा। लेकिन वृहत्तर भारत गरीब से गरीब होता चला गया। एक तरफ संपत्ति इकट्ठी होती चली गई, दूसरी तरफ दीनता और हीनता। हिंदुस्तान के गांव में गरीब से पूछ, वह कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ा, इससे तो ब्रिटिश राज्य अच्छा था। कोई नहीं कहना चाहता कि गुलामी अच्छी थी, लेकिन जब कोई गरीब कहता है तो इससे गुलामी अच्छी थी, तो इसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। अंग्रेजों का शासन अच्छा था बजाय ब्राह्मणों के शासन के। गरीब भी स्वतंत्र होना चाहता, लेकिन स्वतंत्रता उसके लिए कुछ भी नहीं। उसने भी सपने बांधे थे, उसकी कल्पनाएं थी, उसने भी गोली खाई थी, वह भी जेल गया था, लेकिन उसे पता नहीं स्वतंत्रता एक तरह से पूंजीपति के हाथ से दूसरे तरह की पूंजीपति के हाथ में चली जाएगी। गांधी को भी कल्पना नहीं थी। गांधी भी सोचते थे कि पूंजीपति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अच्छे आदमी हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन सभी अच्छी बातें सही सिद्ध नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, बुरे आदमी को कोई भला आदमी नहीं दिखाई देता। बुरे आदमी को सब बुरे दिखाई देते हैं, भले आदमी को सब भले दिखाई देते हैं। हृदय परिवर्तन की बात के पीछे शोषण के तंत्र को चलाए रखने का आयोजन चल रहा है। हृदय परिवर्तन नहीं होगा, फिर हम चोरों का हृदय परिवर्तन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। हम नहीं कहते कि पुलिस नहीं रखेंगे, चोर के लिए दंड नहीं देंगे, हम चोर का हृदय परिवर्तन करेंगे। नहीं, चोर के हृदय परिवर्तन की हम फिक्र नहीं करते। हम कहते कोई चोरी करेगा दंड मिलेगा, लेकिन शोषक का हम हृदय परिवर्तन की फिक्र करते हैं। हम कहते हैं शोषण को दंड नहीं मिलेगा, उसका हृदय परिवर्तन करना है। शोषक बहुत बड़े चोर हैं, चोर बहुत छोटे चोर हैं। एक तरफ संपत्ति इकट्ठी होती चली जाती है, तो संपत्ति इन कितने दिन नैतिक हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। शोषण के तंत्र को तोड़ने की बात करें तो गांधी जी की दुहाई देते कहते हैं, गांधी जी कहते हृदय परिवर्तन। कल ही मैं किसी ये बात कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके भी पूंजीपति मित्र हैं, उनमें आपने किसी का बदला नहीं। मैंने उनसे कहा, मैं तो मानता नहीं कि बदला जा सकता है, इसलिए बदलने का सवाल नहीं। फिर ये भी नहीं मानता कि पूंजीपति को बदलना है। पूंजीपति को नहीं बदलना, पूंजीवाद को बदलना है। पूंजीपति के बदलने से कुछ नहीं हो सकता। बड़ा तंत्र है पूंजीवाद का, पूंजीपति कसूर भी नहीं है उसका, कोई मजदूर भी विक्टिम है इस तंत्र का, पूंजीपति विक्टिम है तंत्र का। वे दोनों ही शिकार हैं इस बड़े तंत्र के। जो पूंजीवाद, इस बड़े तंत्र के, पूंजीवाद के तंत्र का पूंजीपति उतना ही परेशान पीड़ित इस चेतना की मजदूर और दलित। एक दलित और पीड़ित है संपत्ति के न होने से, एक पीड़ित और परेशान संपत्ति के होने से। एक गांव के सारे लोग सड़क पर सो रहे थे, एक आदमी महल बना ले, तुम पहले मैं आराम से सो सकेगा। महल में कैसे सो सकेगा, द्वार पर पहरेदार रखना होगा, पहरेदार के ऊपर पहरेदार, क्योंकि पहरेदार भी रात में घुस सकता है, महल में छुरा भोंक सकता है। तो संपत्ति का सही बंटवारा जरूरी है। पूंजीवाद के दो एक्टम हैं, जिनमें एक पास पूंजी नहीं है, जिसकी दूसरे के पास पूंजी है। आप समझ सकते हैं, आदमी बहुत सुख में है, पूंजीपति बहुत सुख में, तो आप भूल में, बिल्कुल भूल में। संपत्ति सुख ला सकती थी, लेकिन पूंजीवादीकरण संपत्ति सुख नहीं ला पाती। संपत्ति उस दिन सुख बनेगी जिस दिन संपत्ति वितरित होगी, समान होगी, संपत्ति उस दिन सुख बनेगी। अभी संपत्ति दुख है। जब अपराध मिट जाएंगे तब संपत्ति सुख देगी। विनोबा ने इधर कोशिश की थी, एक गांधी के पीछे, गांधी से मिलता जुलता कोई आदमी था, तो वही उन्होंने कोशिश की, बहुत श्रम किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कोई परिणाम नहीं निकला। जमीन मिली, दान मिला। इस देश में दान तो हजारों वर्षों से मिलता है, दान कोई नई बात नहीं है। दान भी मिला, जमीन भी मिली, गरीब को थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन शोषण का तंत्र नहीं टूटा। विनोबा 10-15 साल दौड़ धूप करके, बेचारे पैदल भाग भाग कर गांव गांव अपना जीवन कष्ट की दाढ़ कोई जमीन मिली। सर्वोदय कहते हैं कि वही परिणाम, देखो इतने लाख एकड़ जमीन, जमीन के मिलने से कुछ भी नहीं होने वाला। इस पूंजीवाद के तंत्र को, शोषण के तंत्र को, जमीन के बांट जाने से, कुछ थोड़ी सी जमीन गरीब को मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
20 साल के भूदान आंदोलन ने भारतीय क्रांति में बाधा पहुंचाई, समय को लंबा किया। शोषण का तंत्र नहीं टूटा, लेकिन शोषण का तंत्र सहने योग्य बना दिया। हिंदुस्तान को अपनी पूरी सामाजिक व्यवस्था को अनिवार्य रूप में बदल लेना चाहिए। उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अभी गरीब और अमीर का हित एक जैसा नहीं, इसलिए सर्वोदय नहीं हो सकता। उनके हित प्रतिकूल हैं, विरोधी हैं, शत्रु के हैं। उनके हितों में समानता नहीं हो सकती। आप जानकर हैरान होंगे कि जब प्रत्येक कोई अनुभव उन्हें हो जाए कि देश हमारा है, दीनतम कोई भी अनुभव हो जाए कि देश मेरा है, ये सब उसे कब अनुभव होगा? ये उसे तभी अनुभव होगा कि देश की संपदा वह मेरी है, देश की संपदा कुछ लोगों की और देश मेरा, ये बात गड़बड़ है। ये नहीं हो सकता। संपदा किन्हीं कुछ लोगों की और देश मेरा। देश का मतलब क्या है? देश का मतलब देश की संपदा। देश का मतलब देश का सब कुछ, भूमि, आकाश, हवा, पहचान, नाम, संपत्ति, मनुष्य, शक्ति। मैं ये बातें कहता हूँ जो वो कहते हैं गांधी जी का दुश्मन हूँ, गांधी जी का मैं दुश्मन हूँ। या दोस्त, अगर गांधी जी कभी आत्मा होगी तो ये सोची होगी ताली बजाए समाजवाद के लिए, तो आकाश में वो अगर कभी होंगी तो उन्हें ताली बजाई होगी। आपकी ताली के साथ उनकी ताली रही होगी। एक बार कराची में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कुछ लोगों ने गांधी का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। गांधीवाद मुर्दाबाद। गांधी मंच पर थे, माइक पर थे। उन्होंने उत्तर में कहा, ध्यान रहे गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद अमर रहेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ गलत बात। मेरा वश होता, लेकिन अब भी तो कोई उपाय नहीं उसे बदलवाने का। फिर भी निवेदन तो कर देना चाहिए। मेरा वश होता तो उसमें कहता, लेकिन आज तो ये कह देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ गांधी अमर रहेंगे, गांधीवाद नहीं। गांधी की प्रतिमा, गांधी का व्यक्तित्व, गांधी का करुणा, गांधी का प्रेम, गांधी की हिंसा, गांधी का महिमा मंडित स्वरूप रहेगा, गांधीवाद नहीं। क्यों? गांधीवाद के अमर रहने का मतलब गांधीवादी का अमर होना। गांधीवादी के अमर होने का मतलब गांधीवादी का अमर रहना। गांधीवादी की जय नहीं, लेकिन गांधी की जय। मैं गांधी का शत्रु नहीं, लेकिन गांधीवाद देश को गड्ढे में ले जा रहा है और गांधीवाद से मुक्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी करोड़ों करोड़ों वर्ष के भारत का सपना पूरा होगा। अंग्रेजों की करपाती कि एक डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार पैदा हुए, एक कीमत का आदमी, शुद्रों में एक आदमी पूरे इतिहास में ये भी पैदा नहीं होता। उसे मौका मिला इसलिए पैदा हुआ। कितनी आत्माओं को मौके नहीं मिले जो पैदा हो सके। कितना अनंत उपकार हुआ जगत का। कुछ थोड़े से लोग अवसर पाते हैं, उन थोड़े से लोगों के थोड़े बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। शेष बड़ा समाज जीता है, सड़ता है, मर जाता है। जीवन में कोई ऊंचाई पैदा नहीं होती, न कोई शिखर छूता, न कोई संगीत, न कोई प्रभु के मंदिर की घंटी सुनाई पड़ती है। कब तक चलेगा? स्वतंत्रता आ गई, क्लीव इम्पोर्टेंट अधूरी जैसी भी आ गई। अभी स्वतंत्रता का अवसर का उपयोग क्या हो? एक एक ही उपयोग समानता लाए। ध्यान रहे, जब तक समानता पूरी तरह ना आए तब तक स्वतंत्रता सिर्फ धोखा है, काम चला वो नाम मात्र है। क्योंकि जिनके पास पेट में रोटी भी नहीं है उनके लिए स्वतंत्रता क्या अर्थ है, क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है? जिनके पास वस्त्र नहीं उनके लिए स्वतंत्रता शब्द सुनाई पड़ता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं होता। जब तक आर्थिक समानता नहीं होता तो राजनीतिक स्वतंत्रता की स्वतंत्र सेल्फ डिफेंस डिसेप्शन है। ये व्यवस्था बदले, गांधी की आत्मा प्रसन्न हो सकती है। राष्ट्रपिता की तस्वीर लगी अदालत में जहाँ सब तरह की बेईमान चल रही, रिश्वतखोरियाँ चल रही, गांधी की तस्वीर लगी। तुमने गांधी को कोई पंचम जोर समझ रखा है। तुम गांधी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो। तुम गांधी को कहाँ बिठाते हो, लेकिन तुम्हें गांधी से कोई मतलब नहीं, तुम्हें स्वयं से मतलब है। तुम गांधी की तस्वीर खड़ी करके अपनी को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कितनी देर तक? ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, समझ में जो प्रश्न होंगे वे कल इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।